हेलो दोस्तों। तो हमने पिछले लेक्चर में बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ा था। आज हम उसका पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन बायो-सैवर्ट लॉ का। बायो-सैवर्ट लॉ में हमने ये देखा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये चीज हमने उसमें देखी थी। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं इसके कुछ एप्लीकेशन इस बायो-सैवर्ट लॉ के। किसी चीज मतलब कुछ चीजों के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे आज। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे हम बायो-सैवर्ट लॉ की मदद से। अच्छा, तो हम ले लेते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हो गया हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें करंट आई जा रही है, वायर है मान लो ये। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये कोई पॉइंट पी है, इधर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हमें एक तो चाहिए क्या, करंट एलिमेंट चाहिए। करंट एलिमेंट की मदद से ही हम बायो-सैवर्ट लॉ में निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये करंट एलिमेंट डीएल हो गया हमारा, डीएल लेंथ का। ये इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, इस डीएल वेक्टर की डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है वही डायरेक्शन इस डीएल वेक्टर की भी होती है। अब इस डीएल वेक्टर के मिड पॉइंट से हमने इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी को मिला दिया। ये हमारा आर वेक्टर हो जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल है थीटा। यही चीजें हमें चाहिए बायो-सैवर्ट लॉ के लिए, तो यही चीज हमने यहाँ लिख दी है। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ क्या आएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, पहले वो लिख लेते हैं। हाँ, और फिर क्या चीजें उसमें हम और कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं उसमें, ताकि हमारा सिंप्लीफाइड वैल्यू है वो हम देखेंगे। तो dB की वैल्यू आएगी बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आई हमारी वैल्यू, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ठीक हो गया, ये हमारी वैल्यू है। अब इसमें देखिए थीटा दे रखा है, साइन थीटा dl आर स्क्वायर। अभी तो ये जनरल फॉर्मूला है, तो हमने बायो-सैवर्ट लॉ में ही पढ़ा है। तो लेकिन अभी इसके लिए कैसे निकालेंगे फिर स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के लिए। तो इसके लिए निकालने के लिए हम कह रहे हैं कि ऐसा कर लेते हैं कि ये जो एल है, आर है, इसको भी थीटा के टर्म्स में लिख लेते हैं। कैसे करेंगे थीटा के टर्म्स में, अच्छा उसे देखते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर एंगल मैंने मान लिया पाई है और ये दूरी ए है, ये दूरी ए है। और यहां से इस परपेंडिकुलर मान लिया ये एन है, यहां से इसके मिड पॉइंट की दूरी एल मान लिया, एल। ये डीएल एलिमेंट था हमारा। अच्छा, तो अब इसमें ये कहता है कि ऐसा मान लीजिए एलिमेंट से ही तो मिला हुआ माना जाता है ना। हमने कल पढ़ा था कि ये बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ माना जाता है। तब सारे एक एलिमेंट के लिए निकालते हैं, फिर सारे के लिए इंटीग्रेट कर लेते हैं, उससे जो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाता है। तो उसके लिए मान लो कि अगर ये एलिमेंट यहाँ पर ले लिया होता, मैंने इसके इस पॉइंट पर ले लिया होता, इस वायर के नीचे के पॉइंट पर, तो मान लिया यहाँ पर एंगल कितना आता, थीटा बनाता। और अगर यहां कहीं ले लिया होता एलिमेंट, तो यहां पर एंगल थीटा 2 आता। अब एक चीज ये है, इसमें करंट एलिमेंट ही लेना है, डीएल और आर वेक्टर। तब अगर यहाँ थीटा 1 लेंगे तो ये आर वेक्टर मान जाएगा, यहाँ थीटा 2 लेंगे तो ये आर वेक्टर और ये डीएल एलिमेंट, ये करंट की डायरेक्शन में। तो अब एक चीज ये है ना इसमें कि यहाँ पर तो मैंने इंटीरियर एंगल लिया, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल लिया। ऐसा क्यों लिया, ऐसा इसलिए लिया क्योंकि हमने कहा ये एंगल डीएल और आर के बीच का एंगल है। तो यहाँ डीएल की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन ऊपर को है, यही डीएल की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर। आर वेक्टर ये होगा इसका, तो डीएल और आर के बीच का एंगल हो गया। अब ऐसे ही यहाँ भी करंट तो यहाँ भी आगे को ही जा रही है ना अभी भी, तो ये डीएल की डायरेक्शन हुई ऊपर को, ये आर की डायरेक्शन हुई, तो एंगल तो इंटीरियर ये इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों वेक्टर्स के बीच में ये वाला एंगल होगा थीटा, तो इसलिए वो थीटा 2 ले रखा है। अच्छा, ये तो चलो सही हो गया। अब हम निकालते हैं ये डीएल और आर स्क्वायर को थीटा के टर्म में। कैसे निकालेंगे, अच्छा डीएल निकालने के लिए मैंने कहा चलो हम क्या ले लेते हैं, टेन थीटा ले लेते हैं। इस एंगल में ये जो एंगल बन रहा है ना हमारा, ये पी एन ओ मान लो उसे, तो पी एन ओ एंगल जो बन रहा है इसमें टेन थीटा लेते हैं। थीटा एंगल हमें दे रखा है, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपोजिट ए अपॉन एल। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, ए अपॉन एल हो जाएगी इसकी वैल्यू।
अब यहां से अगर मैं एल निकालूंगी तो कितना आएगा एल, ए अपॉन टेन थीटा होगा, तो उसी को हम ए कॉट थीटा लिख सकते हैं। ये तो हमने 10th में पढ़ा है, होता है ऐसा करके ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएट, क्योंकि डीएल निकालना है इसलिए कर रहे हैं डिफरेंशिएट। तो डीएल इक्वल्स टू हो जाएगा ए कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हमारी वैल्यू आ गई है तो देखो हमारा डीएल तो निकल गया है। अब हम आर वेक्टर निकालते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं मतलब। तो ये साइन थीटा करके निकाल लेते हैं। चलो साइन थीटा अगर मैं करूं इसी ट्राइंगल में, ये पी एंड ओ ट्राइंगल में साइन थीटा निकालूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आर है, अपोजिट ही हो गया साइन थीटा एंगल के अपोजिट। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू निकालनी है, डीएल तो निकाल लिया है, तो आर बराबर आ जाएगा ए अपॉन साइन थीटा यानी ए कोसेक थीटा, ए कोसेक थीटा आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमारे पास 3 इक्वेशन आई हैं। ये तो हमारी मेन इक्वेशन हो गई जो कि बायो-सैवर्ट लॉ में होती ही है, और ये डीएल की वैल्यू हो गई जो कि थीटा के टर्म्स में निकाल ली हमने, ये आर की वैल्यू हो गई ये भी थीटा के टर्म्स में निकाल ली। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इस फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो अब इसे रख के देखते हैं क्या आता है। तो ये आ रहा है dv इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई, dl की जगह पर रख देंगे माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाहर रख दूंगी, और साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दो, और डी थीटा इसके साथ आया था, अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दूंगी, आर स्क्वायर की जगह पर लिखूंगी मैं ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दूंगी। अब देखिए इस इक्वेशन में ये कोसेक स्क्वायर थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा सीधे। एक ए न्यूमरेटर में है, एक ए डिनोमिनेटर में है, तो खाली ए बचेगा कैंसिल होने के बाद। तो अब ये इक्वेशन कितनी बन रही है हमारी, ये बच रही है म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई, ए कैंसिल हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा डी थीटा बचा ऊपर, साइन थीटा डी थीटा अपॉन ए बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर तो दोनों कैंसिल हो गए, ए बचा है यहाँ पर खाली, तो ये ए हो गया। ये इक्वेशन हमारे पास बची। अब अभी तो ये डीवी है ना, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी तो एक एलिमेंट के लिए आया है, वो भी थीटा के टर्म्स में आया है, तो अभी और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये तो हमें पता ही है, तो जनरल इक्वेशन है। तो अब इसको ये जो हमारी आई है इसको अगर हम इक्वेशन 4 कहें, म्यू 0 यही है डीवी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा डी थीटा अपॉन ए। अच्छा अब इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, v निकलेगा dv को इंटीग्रेट करके। अब इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें, मैंने कहा कि अगर इसके 2 एक्सट्रीम पॉइंट ले लिए थे मैंने, अगर इतनी लेंथ का वायर होता तो 2 एक्सट्रीम पॉइंट ले लिए। यहाँ पर एक साइड में एंगल θ1 आ गया और दूसरी साइड में एंगल θ2 आ गया, तो θ1 से लेकर के θ2 तक इंटीग्रेट कर सकते हैं हम इसे, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पर ये है तो बीच में भी उसमें कंटिन्यूसली ले लिए माने जाते हैं, तो ये θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट कर लूंगी मैं। θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट करेंगे, किसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे dv को। dv की वैल्यू कितनी है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन थीटा डी थीटा। अब म्यू 0 इसको भी हटा देते हैं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई को बाहर ले लिया, ये कांस्टेंट है, इसमें तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, आई भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन के अंदर बचा क्या, सिर्फ थीटा के टर्म्स के जो टर्म है, साइन थीटा डी थीटा, θ1 से θ2 तक, ये भी हटाया, ये सब तो हो गया है ना, तो ये हो गया θ1 से θ2 तक। अच्छा अगर हम साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो इसमें आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तब आप कर सकते हैं आसानी से। फिजिक्स में जो है मैथ्स ही होती है मेनली, तो उसमें थोड़ा बहुत तो आना चाहिए।
तो थीटा 1 से थीटा 2 तक साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन का क्या आता है, इंटीग्रेशन के बाद साइन थीटा को इंटीग्रेट करके आता है माइनस कॉस थीटा। और लिमिट्स क्या है, थीटा 1 से थीटा 2। इसको भी हटा लेते हैं। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ये बी आया, हाँ ये आ जाएगा माइनस, बाहर ले लो अगर, ये आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। या अगर माइनस अंदर ले लेंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। थीटा 1 जो है वो पीछे है, वो आगे आ जाएगा, और थीटा 2 जो है वो पीछे चले जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ गया। क्या किया, सिर्फ माइनस साइन अंदर ले लिया। माइनस साइन कहां से आया था, साइन थीटा को इंडिकेट करते हैं तो माइनस कॉस थीटा आता है, वहां से आया था माइनस साइन। तो ये आया हमारा फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P, डिस्टेंस r फ्रॉम करंट एलिमेंट dl, इसके लिए हमने यूज करके स्टार्टिंग से निकाला था। और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया। पूरे स्ट्रेट जो लॉन्ग करंट, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, अभी इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए नहीं, अभी खाली करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मान लो से, उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया थीटा 1 थीटा 2 के टर्म्स में, ये आया है। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है तो आपको याद करना पड़ेगा ही, ये इंपॉर्टेंट है। इसको चाहे तो हम यहां पर लिख लेते हैं, B इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आई अपॉन ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसको मैंने यहां लिख लिया क्योंकि अभी हो सकता है आगे भी जरूरत पड़े, है ना। तो ये चीज हमारी क्या आई थी, डीबी की वैल्यू आई थी इतनी, ये अभी आगे का मिटा दिया हमने, इतनी आई थी। इसी को फिर इंडिकेट कर रखा है थीटा 1 से थीटा 2 तक, ताकि पूरे वायर के लिए हम निकाल सकते, जितना दे रखा था हमने उतने का निकाल दिया। थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट लगा करके ये निकाल दिया। अभी इनफाइनाइट लॉन्ग का नहीं निकला, अब इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए निकालते हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग के केस में क्या स्पेशल होगा, ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं होगा। यही है कि अगर यही वायर काफी लंबा होता है, नीचे तक चले जाता, काफी नीचे तक, तो ये थीटा 1 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू ज्यादा दिख रही है ना, यहाँ पर ये एंगल काफी बड़ा दिख रहा है। अगर यहाँ पर डीएल एलिमेंट होता तो शायद और बड़ा थीटा होता, यहाँ पर होता तो थोड़ा कम होता। यहाँ पर है, देखिए इसकी अपेक्षा ये छोटा है, तो ऐसे ही अगर और दूर होता, काफी नीचे लॉन्ग वायर होता और नीचे जाता, तो ये थीटा की वैल्यू कम होते जाती। अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग होता, मतलब काफी दूर तक होता, तो ये थीटा की, ये जो थीटा 1 की वैल्यू है, ये किसके अप्रॉक्स हो जाती, ये थीटा 1 की वैल्यू हो जाती है अप्रॉक्स 0 के। ये थीटा 1 अप्रॉक्स हो जाता है 0 के इनफाइनाइट लॉन्ग के केस में। अच्छा, थीटा 2 कितना रहता फिर, थीटा 2 देखिए, ये एंगल की वैल्यू यहाँ पर रहा होगा तो ये वैल्यू कम रही होगी। अच्छा, देख लेते हैं इसे बना करके ना, ये थीटा 2 रहा है, ये कम है, ये यहाँ पर रहा होगा थीटा 2 पहले, फिर ऐसे ही यहाँ चला गया, तो ये जैसे जैसे दूर जा रहा होगा ये एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ही अगर इनफाइनाइट लॉन्ग होता, काफी ऊपर तक होता, तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन हो जाता दोनों एक दूसरे। तो ये यहाँ पर जो एंगल आता, ये थीटा 2 की जो वैल्यू आ जाती है, ये आ जाती है 180 डिग्री। थीटा 2 की वैल्यू जो आ जाती वो लगभग 180 डिग्री आ जाती, 180 डिग्री आ जाती। थीटा 1 0 डिग्री, थीटा 2 180 डिग्री। अब इस लिमिट्स को हम इसमें रख लेंगे ताकि हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए निकाल सके कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है। अब ये तो हो गया हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट है, इसको हटा देते हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए हम रख रहे हैं फॉर इनफाइनाइट लेंथ या इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर। थीटा 1 होगा 0 डिग्री, थीटा 2 होगा 180 डिग्री। क्यों होगा ये तो मैंने आपको बताया दिया, क्योंकि चेंज हो रहा है ना एंगल। तो उतना फिर ये बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए
cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 है, थीटा 1 की जगह पर 0 रखेंगे तो cos 0 माइनस cos थीटा 2 की जगह 180 डिग्री, ये आ गया। अब फर्दर सॉल्व करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो ये -1 आ गया। और सॉल्व करेंगे, इसको भी हटा लेते हैं, हमने वहां लिखी लिया है लॉन्ग कंडक्टर के लिए क्या आ रहा है करके, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ये 1 + 1 2 आ गया, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए, या फिर तो आप निकाल ही सकते हो, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये आया μ0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। ठीक हो गया, ये हमारी वैल्यू, हमारा जो है प्रूफ हो गया ये चीज। अब एक चीज और है इसमें, ये मैंने लिखा है ना, इसकी कुछ जरूरत होगी तभी लिखा है, ये चीज तो हो गया, इसको मैं हटा देती हूँ। इनफाइनाइट लॉन्ग के केस में क्या आया, μ0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। अच्छा, अब हमने ये निकाल दिया था थीटा 1 थीटा 2 के टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड, अब हमें निकालना है, मैंने कहा था कि ये फाई एंगल मैंने लिखा है तो इसका कुछ तो काम रहा होगा ना, तभी लिख दिया, तो इसलिए इसका काम ये है कि जब हमने बुक्स में देखा तो बुक्स में जो है कि थीटा 1 थीटा 2 के टर्म्स में, इस एंगल के टर्म्स में नहीं दे रखा है थीटा, वो तो लिख तो किसी को भी कुछ भी सकते हैं, लेकिन इस एंगल के टर्म्स में ना देख करके ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो एंगल बन रहा है उस एंगल के टर्म्स में देखा। क्यों दे रखा है, इसलिए दे रखा है क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये थीटा 1 तो इंटीरियर था, थीटा 2 एक्सटीरियर एंगल आ जा रहा था, तो हो सकता है उन्होंने कहा कि ये दिक्कत हो जा रही है थोड़ी, तो हम इसके टर्म्स में दे देते हैं, जो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है उससे दोनों एंगल इंटीरियर ही बनेंगे, चाहे वो कितने ही दूर तक जाए, इनफाइनाइट लॉन्ग हो, वो कुछ भी हो, तो अब भी ये जो है अंदर ही रहेंगे एंगल, तो इसके टर्म्स में दे देते हैं। तो अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी अगर हम इसको उसी के टर्म में लिखें जिस टर्म में बुक में दे रखा है, तो ये तो हमारा आई रखा है थीटा 1 थीटा 2 के टर्म्स में, अब हम इसको कैसे निकालेंगे थी फाई 1 फाई 2 के टर्म्स में। ये देखिए, ये ट्राइंगल में देखिए पी एन ओ ट्राइंगल में देखिए, इसमें ये एंगल कितना है, इसको बड़ा लिख लेती हूँ मैं, ये एंगल है फाई, ये वाला, ये एंगल है फाई, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो इन तीनों का सम कितना आएगा इन ट्राइंगल पी एन ओ। इसमें देखिए ये आएगा पाई हाफ प्लस थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू पाई। पाई क्या होता है 180 डिग्री, रेडियन में लिखते हैं तो पाई लिख लेते हैं, ठीक हो गया। तो अब इसको करेंगे तो यहां से आएगा थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू पाई हाफ आ जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि पाई में से पाई हाफ घट गया, इसलिए पाई हाफ बचा। अब मेरे को निकालना है, थीटा के टर्म्स में तो है ही, तो फाई के टर्म्स में निकालना, तो यानी थीटा को चेंज कर दो फाई के टर्म्स में, तो थीटा आ गया पाई हाफ माइनस फाई। ये चीज लेकर के हम कर सकते हैं। अच्छा, ये नीचे वाले ट्राइंगल में अगर हम थीटा 1 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 के टर्म्स में है, तो थीटा 1 निकालेंगे तो थीटा 1 तो इतना ही आ जाएगा, क्योंकि सिमिलर ही केस है, यहाँ थीटा है यहाँ थीटा 1 है, कोई बात नहीं, वेरिएबल अलग है और कुछ है नहीं ऐसा उसमें। तो ये थीटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, पाई हाफ माइनस पाई 1 आएगी। फाई 1 क्या है, ये फाई 1 ये एंगल है, मैंने कहा कि जैसे यहाँ थीटा 1 थीटा 2 ले लिया हमने, जो लास्ट पॉइंट हमें दिख रहे थे इसमें उसके एंगल, तो अब इसमें भी अगर ये थीटा 1 वाला जो एंगल है, यहाँ पर इसका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इससे बनने वाला एंगल यहाँ फाई 1 ले लिया, और इसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इस इंटर पॉइंट पर बनने वाले एंगल को फाई 2 ले लिया है हमने, और कुछ नहीं किया है। तो थीटा 1 बराबर आ गया पाई हाफ माइनस फाई 1, इसी चीज से आया है। लेकिन ये जो थीटा 2 है, थीटा 2 क्या था, एक्सटीरियर एंगल था, अब हम सीधे नहीं कर सकते। अब देखिए मैंने बनाने को तो ट्राइंगल में कर रखा है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, उसका ये राइट एंगल हमने वो दे रखी थी, इसमें परपेंडिकुलर दे रखी थी, तो ये तो 90 डिग्री है ही, ये एंगल फाई 2 है और ये थीटा 2 है, तो इस थीटा 2 को लिखना है फाई 2 के टर्म्स में। अच्छा, ये पूरी लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, तो ये पाई है पूरा एंगल और ये एंगल थीटा 2 दे रखा है,
तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा टू, यानी पाई माइनस थीटा टू। ये एंगल पाई माइनस थीटा टू है, ये 90 है, ये फाई टू है। तो अब निकालते हैं थीटा टू की वैल्यू किसके टर्म्स में, पाई टू के टर्म्स में। इसको निकालेंगे तो कितना आएगा पाई माइनस थीटा टू। कैसे निकलेगी, क्योंकि ये ट्राइंगल है, यहाँ पर भी पी एन बी मान लो, ये ए मान लो, ठीक है। पी एन बी जो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में देखिए पाई माइनस थीटा टू प्लस 90 प्लस फाई टू इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगी हमारी थीटा टू की वैल्यू। थीटा टू की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, जीरो हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये। अब बचा कितना, अब बचा थीटा टू बराबर पाई हाफ प्लस पाई टू। ये वैल्यू आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, ठीक है। 1 2 अभी हमने दे ही रखे थे तो इसको ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ए बी इक्वेशन लिख ली। ये हमारी थीटा वन की वैल्यू है, ये थीटा टू की वैल्यू है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें रख देना है बस। इसकी वैल्यू को रखो, ये आएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। कॉस थीटा वन की जगह पर लिखेंगे पाई हाफ माइनस पाई वन, तो यहीं पर भी निकाल सकते हैं इसे। कॉस थीटा वन रखेंगे पाई हाफ माइनस, तो कॉस यहाँ भी लगेगा, कॉस यहाँ भी लगेगा, तो उसकी चलो यही लिख लेते हैं, ऐसे दिक्कत हो सकती किसी को। कॉस पाई हाफ माइनस कॉस पाई हाफ प्लस पाई टू। अब इसको रख सकते हैं हम, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 90 प्लस थीटा है तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो इसमें माइनस साइन थीटा। ये तो आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री में देखना पड़ता है। अब मैं इसका ऊपर का हिस्सा हटा देती हूँ, ये चीज तो हमने लिखी भी है। तो ये इसका सॉल्व करके कितना आएगा, इस इक्वेशन को जो मैंने नीचे लिखी है लास्ट में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन ए कॉस, ये मैंने आपको बताया, इसका कितना आएगा साइन आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे साइन फाई वन। और मैंने कहा ये 90 प्लस थीटा है कॉस के साथ, तो माइनस हो जाता है, इसका माइनस होगा, एक माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस हो जाएगा साइन फाई टू। ये इक्वेशन आ गई हमारी जो हमें बुक में दे रखी है, जिसमें है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। अब इस केस में अभी जो हमने थीटा वन थीटा टू ले रखे थे, उस केस में तो हमने जो एंगल की इनफाइनाइट लॉन्ग अगर कंडक्टर होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, तो तब हमने एंगल की वैल्यू कितनी ले ली थी, नी थीटा वन 0 ले ली थी। थीटा टू जो हमने कहा बहुत ऊपर तक जाएगा तो ये 180 हो जाएगी लगभग, तो इसलिए थीटा वन 0 ली थी, थीटा टू 180 ली थी। अब हम क्या करेंगे, अब फाई वन फाई टू ले रखिए, अभी भी क्या 0 180 लेंगे, नहीं ले सकते हैं, कहां से लेंगे, ये फाई वन की वैल्यू भी नीचे को बढ़ती जा रही है, फाई टू की वैल्यू भी जो है ऊपर को बढ़ेगी जितना दूर जाएगा। तो इसकी वैल्यू आती है, ये अगर बहुत दूर होगा ना तो ये लगभग ऐसे स्ट्रेट लाइन लगभग पैरेलल जाने लग जाएगा। तो इसलिए ये कितना एंगल हो जाता है ना, ये वाला एंगल फाई वन जो होगा वो 90 की लगभग हो जाता है, और फाई टू भी 90 के ही लगभग हो जाता है। फाई वन फाई टू दोनों 90 के लगभग हो जाते हैं। अब एक बार हमने साइन ले लिए हैं इसमें, तो अगली बार नहीं लेते हैं, इसलिए सीधे लिखते हैं। अब इसको हटा देते हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग के केस में करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने कहा फाई वन कितना होगा, वो भी 90 के लगभग होगा, फाई टू कितना होगा, फाई टू भी 90 के लगभग होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, b इक्वल्स टू आएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। साइन फाई वन साइन 90 हुआ वो 1 होता है, साइन फाई टू भी साइन 90 हुआ वो भी 1 होता है। तो इसको कितना आ जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए। या इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना है, इसको भी हटा देते हैं, ऊपर लिख लिया इसका रिजल्टेंट जो आ रहा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा b इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। बस हो गया।
दो बार निकाल लिया हमने एक ही चीज, एक बार θ1 θ2 के टर्म्स में निकाल के एक बार निकाली थी, और एक बार यही चीज φ1 φ2 जो बुक में दे रखा है पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो एंगल के रिस्पेक्ट में लेके निकाल रखी थी वो निकाल दी। तो ये हमने किसकी मदद से निकाली बायो-सैवर्ट लॉ की मदद से निकाली। एक क्विक रिवीजन देते हैं, क्या दिखा हमने, बायो-सैवर्ट लॉ की मदद से निकाली। बायो-सैवर्ट लॉ में जो जनरल फॉर्मूला यूज होता है वही यूज किया हमने, dv इक्वल टू μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर यूज किया था हमने। r क्या होता है, r होता है ये जो करंट एलिमेंट के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे r वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, पोजिशन वेक्टर है या, और अगर मॉड में लेंगे तो खाली r लिख लेंगे, वही r है ये। और थीटा क्या है, थीटा है जो dl है करंट एलिमेंट है उससे और जो r वेक्टर है उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। और dl की डायरेक्शन क्या होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही जो है dl की भी डायरेक्शन होती है। और फिर हमने इसमें θ1 θ2 क्यों लिखे, क्योंकि हमने कहा कि अगर हम थीटा के ही टर्म्स में लेते हैं, क्योंकि बायो-सैवर्ट लॉ में तो थीटा के ही टर्म्स में लेते हैं ना, तो उसी टर्म्स में मैंने लिया और फिर इंटीग्रेट किया। मैंने कहा अगर ऐसी एलिमेंट कितने ही करंट एलिमेंट होंगे तब उन सबको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी इंटीग्रेट यानी सम ही होता है एक तरीके से, तो सबका सम कर देंगे तब जाके पूरे वायर का निकलेगा। तो वो इसीलिए फिर हमने कहा θ1 से लेकर के मान लिया θ2 तक जो है इसमें करंट एलिमेंट्स बने, तो उस हिसाब से इसका सम निकाल करके हमारा ये फॉर्मूला आया था। और दूसरी बार फिर हमने कहा कि बुक में जो है वो इस एंगल के टर्म में दे रखा है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से करंट एलिमेंट का एंगल जो बन रहा था और उसके टर्म्स में दे रखा था, तो इसलिए हमने फाई लिया पहले एंगल, ये करंट एलिमेंट, फिर हमने कहा ये φ1 से लेके φ2 तक जा रहा होगा, तो उसके टर्म्स में लेकर के ये आया हमारी वैल्यू। और जो जनरल फॉर्मूला आया था वो ये आया था φ1 φ2 के टर्म्स में। तो अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि किस एंगल को दे रखा है। अगर ये वाले एंगल दे रखे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट से लेने वाले एंगल दे रखे हैं तो ये वाला लगेगा। दोनों में सेम नहीं लग रहा है, अलग अलग लग रहा है, तो यही चीज है। अब हम देखेंगे इसके बाद करंट कैरिंग लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो चीज क्या आ रही है, वो चीज हम देखेंगे।